मयामन सिंह जिले में दीपू चंद्रदास की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने 6 और आरोपी को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी आपको बता रहे हैं कि भालुका इलाके की गई है और छापेमारी के दौरान ये सभी लोग गिरफ्तार किए गए। बांग्लादेशी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों पर आरोप यह है कि वे दीपू चंद्रदास पर अपनी नौकरी छोड़ने का दबाव बना रहे थे। इस मामले में अब तक कुल 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गौर करने वाली बात तो यह है कि दीपू चंद्रदास की हत्या 18 दिसंबर को की गई थी। आरोप है कि भीड़ ने उन्हें पीट कर मार डाला। इसके बाद हमलावरों ने उनके शरीर को एक पेड़ से लटकाकर आग लगा दी। यह घटना सामने आने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं में गुस्सा और डर दोनों देखने को मिला। इस हत्या के विरोध में हिंदू संगठन नेशनल हिंदू महाजोत ने ढाका के नेशनल प्रेस क्लब पर प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने दीपू दास की हत्या की कड़ी निंदा की और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़ गए हैं और सरकार को उनकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। इस बढ़ती हिंसा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जाहिर की गई है। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने कहा कि चुनाव से पहले हो रही ये हिंसा पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग की। साथ ही ये सवाल भी उठाया कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इस मुद्दे पर चुप क्यों है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो ने बयान जारी कर बांग्लादेश के लोगों से अपील की थी कि वह हिंसा से दूर रहें और तनाव कम करें और शांति बनाए रखें ताकि चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में हो पाए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने कहा कि बदले और हिंसा से स्थिति और बिगड़ेगी और जरूरी है कि लोगों को बिना डर के अपनी बात रखने और सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने का अवसर मिले। इस पूरे मामले पर भारत ने भी तीखी प्रतिक्रिया यहां पर दी है। अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा ने दीपू चंद्रदास की हत्या की कड़ी निंदा की। उन्होंने सबसे पहले आपको बताने के बयान दिया, बेहद दिल दहला देने वाली इसको घटना बताया। जयाप्रदा ने कहा कि एक निर्दोष हिंदू युवक को भीड़ ने मार डाला और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। उन्होंने इसे धर्म पर हमला बताते हुए कहा कि मंदिर तोड़े जाने, महिलाओं पर हमले, ऐसी घटनाओं पर अब चुप्पी नहीं साधी जा सकती है। अभिनेत्री जानवी कपूर ने भी दीपू चंद्रदास की हत्या को नरसंहार करार दिया। 25 दिसंबर को उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट साझा किया जिसमें उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वे बेहद ही बर्बादपूर्ण है और ये कोई अकेली ऐसी घटना नहीं है। जानवी के अनुसार दीपू भालुका इलाके में एक टेक्सटाइल कंपनी पायनियर नेटवर्क में काम किया करता था। फैक्ट्री में ईशनिंदा की अफवाह फैलाई गई जो फैक्ट्री के बाहर तक पहुंच गई। रात करीब 9 बजे भीड़ इकट्ठा होती है। अंदर घुसकर दीपू को खींचा गया, लात घूसों और डंडों से पीटा गया, कपड़े फाड़ दिए गए। मौत के बाद शव को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल जनवरी में अब तक बांग्लादेश में 50 से ज्यादा गैर मुस्लिम हत्याएं हो चुकी है। कई मामलों में झूठे आरोप लगाए गए। इन आरोपों के पीछे राजनीतिक तनाव है, चुनावी माहौल, कट्टरपंथी सोच और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों को बड़ी वजह माना गया। इसी बीच गुरुवार को एक और हिंदू युवक की हत्या की खबर सामने आती है। राजबाड़ी जिले में भी आपको बता दें कि 29 वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राट को भीड़ ने पीट कर मार डाला। पुलिस के अनुसार अमृत पर जबरन वसूली का आरोप था। हालांकि पुलिस ने यह भी बताया कि अमृत के खिलाफ पहले से 2 मामले दर्ज थे, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या भीड़ को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार बांग्लादेश में मिल गया है और क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा केवल बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगी। अब रुक करते हैं नाइजीरिया का। बता रहे कि नाइजीरिया से एक बड़ी और बेहद ही गंभीर खबर सामने आ रही है। गुरुवार रात अमेरिकी सेना ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। बता दें कि इस कार्रवाई में खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक जानकारी साझा की और इसे वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि नाइजीरिया में आईएसआईएस ईसाइयों को निशाना बनाकर लगातार बेरहमी से हत्या कर रहा है और अमेरिका इस तरीके की हिंसा को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप के अनुसार ये सैन्य कार्रवाई निर्दोष लोगों की हत्या के जवाब में की गई है और जरूरत पड़ने पर आगे भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे। ट्रंप ने अपने पोस्ट में आईएसआईएस आतंकियों को आतंकी कचरा बताया। उन्होंने लिखा कि यह संगठन लंबे समय से निर्दोष ईसाइयों की निर्मम हत्या करता है। राष्ट्रपति के मुताबिक इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना ने कई परफेक्ट स्ट्राइक की हैं, यानी कि लक्ष्य पूरी तरीके से नष्ट कर दिए गए। हथियार बेहद सटीक थे और संदेश पूरी दुनिया के लिए साफ था। ट्रंप ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि अमेरिका कट्टर इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। पोस्ट के अंत पर उन्होंने तीखे अंदाज में लिखा, सभी को क्रिसमस की बधाई, मारे गए आतंकियों को भी। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ईसाइयों की हत्या जारी रही तो आगे भी आतंकी मारे जाएंगे। ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहते हुए सेना की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इतनी सटीक और निर्णायक सैन्य कार्रवाई केवल अमेरिका ही कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम को आगे आंकड़ों के साथ देखा जाए तो स्थिति और भयावह है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सिविल
लिबर्टीज एंड द रूल ऑफ लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया में जनवरी से 10 अगस्त के बीच धार्मिक हिंसा में 7,000 से अधिक ईसाइयों की हत्या की गई। इन हत्याओं के लिए बोको हरम और फुलानी जैसे आतंकी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया गया। अमेरिकी रक्षा विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक यह हमला नौसेना के एक युद्धपोत से दागी गई दर्जनों टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों के जरिए हुए थे। बता रहे हैं कि गिनी की खाड़ी से दागी गई ये मिसाइलें नाइजीरिया के सोकोतो राज्य में आईएसआईएस के 2 ठिकानों पर गिरी। ये इलाका नाइजर सीमा के पास स्थित है। यहाँ पर आईएसआईएस साहिल नाम का आतंकी गुट सक्रिय था। अमेरिकी अफ्रीका कमान ने बताया कि शुरुआती जांच में कई आईएसआईएस आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हो गई। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हमला ठीक किस समय हुआ और इसमें कितने आतंकी मारे गए। नाइजीरिया सरकार ने बयान जारी करते हुए हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ चल रहे सुरक्षा सहयोग का यह हिस्सा है। सरकार के अनुसार दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करते हैं और संयुक्त रणनीति पर काम करते हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि इस हमले से ठीक एक दिन पहले ही ट्रंप प्रशासन ने नाइजीरिया को दोबारा कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित किया था। यह दर्जा उन देशों को दिया जाता है जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन माने गए हैं। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के अंत में भी ये टैग लगा चुके थे, जिसे बाद में बाइडेन सरकार ने हटा दिया था। नाइजीरिया सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया। राष्ट्रपति बोले हैं कि अहमद ने कहा है कि उनका देश धार्मिक स्वतंत्रता के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नाइजीरिया एक लोकतांत्रिक देश है जहां संविधान सभी धर्मों को सम्मान अधिकार देता है। विदेश मंत्रालय में भी ये स्पष्ट किया गया कि आतंकवाद किसी के खिलाफ हो, वह देश के मूल्य और वैश्विक शांति के खिलाफ है। दरअसल करीब 22 करोड़ की आबादी वाला नाइजीरिया लंबे समय से हिंसा से जूझ रहा है। उत्तर पूर्व में बोको हरम और आईएसआईएस वेस्ट अफ्रीका जैसे आतंकी संगठन बीते 10 वर्षों में हजारों लोगों की जान ले चुके हैं। इन हमलों का शिकार ईसाई और मुसलमान हैं। बता दें कि ये दोनों देश मध्य हिस्सों में जमीन और पानी के लिए संघर्ष करते हैं और उत्तर पश्चिम में अपहरण गिरोह स्थिति को और ज्यादा जटिल बनाता है। इसी पृष्ठभूमि में ट्रंप ने 2 नवंबर को नाइजीरिया को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईसाइयों की हत्या नहीं रुकी तो अमेरिका नाइजीरिया को दी जाने वाली सभी आर्थिक और सैन्य सहायता का रोक देगा। बता दें कि ट्रंप ने यह लिखा था कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका गन के साथ कार्रवाई करेगा और आतंकियों को खत्म कर देगा। तो फिलहाल तस्वीरें जो हमें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर बेहद ही सटीक निशाने के साथ ये अटैक हुआ था, जिसमें कई आईएसआईएस के जो आतंकी हैं वो मारे गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आईएसआईएस के आतंकियों को मारने के लिए अमेरिकी सेना ने एकदम सटीक हमले किए, जिसकी तारीफ खुद राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से यहाँ पर की गई है। राष्ट्रपति ट्रंप लिखते हैं कि ऐसे आतंकियों को बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं पनपने दिया जाएगा और उन सभी आतंकियों को मैरी क्रिसमस जो इसमें मारे गए। खबर ताइवान से है, जहां पर सीमा पर एक बार फिर से स्थिति बेहद ज्यादा तनावपूर्ण है। चीन ने लगातार दूसरे दिन ताइवान के आसपास अपने लड़ाकू विमानों और नौसैनिक जहाजों की गतिविधियां तेज कर दी हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार चीन की यह कार्रवाई सीधे तौर पर ताइवान पर दबाव बनाने और सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने की रणनीति का अहम हिस्सा है। बीते कुछ वर्षों में चीन कई बार इस तरीके की घुसपैठ कर चुका है, लेकिन हालिया घटनाक्रम ने एक बार फिर से एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में यह बताया गया कि सुबह 6 बजे चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लड़ाकू विमानों ने ताइवान के आसपास 2 चक्कर लगाए, जबकि 6 चीनी नौसैनिक जहाजों की मौजूदगी भी दर्ज हो गई। इसके अलावा 2 चीनी गुब्बारे भी ताइवान की सीमा के भीतर देखे गए। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जानकारी जो है वो साझा की और स्पष्ट किया कि ताइवानी सुरक्षा बलों ने स्थिति पर करीब नजर ही रखी थी और उसी समय अटैक हुआ। गतिविधियों का समय रहते जवाब दिया गया। ये घटना कोई पहली बार नहीं है। इससे एक दिन पहले गुरुवार को भी ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन की ओर से बड़े पैमाने पर सैन्य गतिविधियों की जानकारी दी थी। उस दिन सुबह करीब 6 बजे ताइवान की सीमा के पास 6 चीनी विमानों और 8 नौसैनिक जहाजों को देखा गया। मंत्रालय के अनुसार चीनी लड़ाकू विमानों ने 2 बार ताइवान और चीन के बीच मानी जाने वाली मध्य रेखा को पार किया और ताइवान के उत्तरी तथा दक्षिण पश्चिमी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश कर दिया। ये कदम ताइवान की सुरक्षा के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखा गया। सैन्य तनाव के बीच राजनीति भी लगातार गर्माती हुई नजर आई। ताइवान की मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल ने चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दमन और राजनीतिक हेराफेरी में शामिल होने का आरोप लगा दिया। उनका ये कहना है कि चीन ताइवान को बदनाम करने और वैश्विक मंच पर दबाव मिलाने के लिए झूठे दावे और आरोपों को लेकर सहारा ले रहा है। हाल ही में चीन की एक सार्वजनिक सुरक्षा एजेंसी ने यह दावा किया था कि कुछ ताइवानी नागरिक चीन में तस्करी गतिविधियों में शामिल हैं
और एक ताइवानी जहाज ने इस साल की शुरुआत में समुद्र के नीचे बिछी संचार केबलों को नुकसान पहुंचाया। इन आरोपों के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद और गहरा गया। इन हमलों में जून महीने में ताइवान की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने टोगो में पंजीकृत जहाज होंग ताई की चीनी कप्तान को 3 साल की जेल की सजा सुनाई। उस पर आरोप था कि उसने फरवरी महीने में ताइवान के पास समुद्र के नीचे मौजूद केबलों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया था। ताइवान का यह कहना है कि यह घटना केवल एक तकनीकी या व्यावसायिक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे सुनियोजित साजिश थी। हालांकि चीन ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका यह कहना है कि ताइवान बेबुनियाद आरोप लगाता है। दरअसल चीन लगातार ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और किसी भी तरीके की स्वतंत्रता की कोशिशों का विरोध करता है। हालांकि ताइवान स्टेट में बढ़ता तनाव आने वाले समय में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। फिलहाल ताइवान की सेना पूरी तरीके से सतर्क है और स्थिति पर नजर बनाए हुई है। खबर कनाडा के टोरंटो शहर से है, जहां पर भारतीय समुदाय को एक बार फिर से गंभीर सदमा लगा। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के पास 20 वर्षीय छात्र शिवांक अवस्थी को गोली मार दी गई और उनकी हत्या कर दी गई। यह घटना न केवल डर का माहौल पैदा करती है, बल्कि स्थानीय प्रशासन और भारतीय दूतावास को भी सतर्क करती है। वास्तव में ये टोरंटो में 2025 की 41वीं हत्या है। ठीक सुना आपने, टोरंटो में ये 41वीं हत्या हुई है। पुलिस के अनुसार 23 दिसंबर को दोपहर में हत्या की सूचना मिली थी। मौके पर पुलिस पहुंची तो शिवांक अवस्थी को गोली लगने की जानकारी मिली। उन्हें तुरंत अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना कैंपस के पास होने से छात्र समुदाय में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। दरअसल पुलिस ने बताया कि हत्या के तुरंत बाद संदिग्ध मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि यदि संदिग्ध से जुड़ी कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। इस मामले में टोरंटो पुलिस पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है। यह केवल एक अकेली ऐसी घटना नहीं है। 3 दिन के भीतर ये दूसरी घटना है जिसमें भारतीय मूल के नागरिकों की हत्या हो रही है। इससे पहले 20 दिसंबर को भारतीय मूल की महिला हिमांशी खुराना की उनके पार्टनर द्वारा हत्या कर दी गई थी। 30 वर्षीय हिमांशी खुराना टोरंटो में रहती थी। पुलिस ने इस मामले में संदिग्ध अब्दुल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। पुलिस के अनुसार 19 दिसंबर 2025 की रात वेलिंगटन स्ट्रीट वेस्ट इलाके में हिमांशी के लापता होने की सूचना मिली। अगली सुबह पुलिस ने घर के अंदर उनका शव बरामद किया और मौत को हत्या मानकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि अब्दुल पीड़िता को जानता था और यह मामला पार्टनर के साथ हिंसा से जुड़ा है। टोरंटो में भारतीय दूतावास ने इस दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। दूतावास ने यह कहा कि शिवांक अवस्थी के परिवार के संपर्क में हम लोग हैं और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। दूतावास ने शिवांक को एक युवा भारतीय डॉक्टरेट छात्र बताया। यह घटनाक्रम कनाडा में भारतीयों के खिलाफ बढ़ते हेट क्राइम्स का चिन्ह है। इसके पीछे मुख्य कारण इमिग्रेशन से जुड़ी नाराजगी और रिजिम्स माना जा रहा है। कनाडा में भारतीय छात्रों और इमिग्रेंट्स की संख्या काफी तेजी के साथ बढ़ी है। 2022 में ही 3 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र कनाडा में थे। कुछ कनाडाई लोग इसे हाउसिंग क्राइसिस, नौकरी की कमी और पब्लिक सर्विसेज पर बोझ मानते हैं। इस वजह से एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट बढ़ा, जो हेट क्राइम्स और ऑनलाइन अब्यूज से नजर आता है। कुछ भारतीयों ने कहा कि उनके खिलाफ नफरत बढ़ रही है। यह घटनाक्रम कनाडा में भारतीय समुदाय के लिए एक चिंता का बड़ा कारण है। स्थानीय प्रशासन और भारतीय दूतावास सतर्क है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य में इस तरीके के हेट क्राइम्स को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे क्या?